ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, 15,000 से अधिक लोगों का चालान किया गया है और इसे एक ढंग से कोरोना चालान कह सकते हैं। एक तरफ तो समाज में लोगों के मन में डर है कि हमें कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा। दूसरी तरफ जब हम इस तरह के आंकड़े देखते हैं तो क्या एक ही साथ डर भी है और फिर लापरवाही भी है? कैसे समझेंगे इसे? ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी नियम बनाए जाते हैं वो हमारे सुरक्षा के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे जब कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं कि भाई आप मास्क पहनिए या सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तो ये इसीलिए बनाए गए हैं जिससे कि बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। परंतु काफी लोग ऐसे हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि वो जब बाहर निकलते हैं सड़क पे तो या तो मास्क लगाते नहीं है या मास्क लगाते हैं तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते। कई बार हमने देखा है कि मास्क थोड़ी के नीचे लटकाया हुआ है, जबकि मास्क को इस तरीके से लगाना चाहिए कि वो नाक और मुंह पूरी तरीके से ढक ले, जिससे कि आप भी किसी को संक्रमित न करें और दूसरे से आप न फैले। परंतु कुछ लोग ये लापरवाही करते हैं तो सरकार को फिर दंडात्मक कार्रवाई उठानी पड़ती है। और जैसा आपने कहा कि काफी लोगों का सभी स्टेट गवर्नमेंट ने अब कुछ न कुछ राशि चालान के रूप में रखी गई है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे निकलते हैं और आप प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाए हुए हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे तो आप पर कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 200 रुपए से लेकर 1,000 रुपए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है। डॉक्टर वार्ष्णेय, एक खबर ये भी राजधानी दिल्ली से आई कि प्लाज्मा बैंक ने काम करना शुरू कर दिया है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनके 28 दिन पूरे हो गए हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है अगर जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है, या फिर जो कोविड पॉजिटिव मरीज है और जिसे प्लाज्मा की जरूरत है उसको ये प्लाज्मा बैंक कैसे मदद करेगा? प्लाज्मा ब्लड का एक हिस्सा होता है जो कि हल्के पीले रंग का जो द्रव पदार्थ होता है खून का, उसमें से सेल्स हम बाहर निकाल देते हैं जो उसी पेशेंट को वापस कर देते हैं, और जो उसका लिक्विड पदार्थ है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड का ये 55% के करीब हिस्सा होता है। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये होता है कि जब भी कोई मरीज जैसे किसी भी संक्रमण से कोई भी बैक्टीरिया वायरस से जब वो संक्रमित होता है तो उसका शरीर जो है वो लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में रहती हैं और ये उसको दोबारा इन्फेक्शन से बचाती है। अगर आज कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो एंटीबॉडी बनने में 7 से लेकर 15 दिन तक लग जाते हैं, और उस बीच में पेशेंट की कंडीशन कई बार बहुत सीरियस हो जाती है। अगर हम कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, जो इन्फेक्शन से पूर्ण रूप से ठीक होने के 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बाद वो प्लाज्मा देने के लिए अगर तैयार होता है, उसका प्लाज्मा में चूंकि वो एंटीबॉडी होते हैं, और जब हम किसी बीमार व्यक्ति को जो स्टेज सेकंड में होता है, जिसको ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है, उस पर अगर हम चढ़ाते हैं तो वो जो उसके शरीर में जो वायरस है हमारा, तो हम एंटीजन बोलते हैं, तो ये एंटीबॉडी उसके एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी ये फैसले लिया है। दिल्ली सरकार का एक अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज है, उसको उन्होंने प्लाज्मा बैंक के लिए निश्चित किया। कोई भी पेशेंट जो है उस हेल्पलाइन नंबर पे अगर जो इच्छुक है जो प्लाज्मा देने के लिए, जो रिकवर हो चुका बीमारी से, वो वहाँ पे करेगा तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी। उसको घर से ले जाने के लिए, वहाँ पे प्लाज्मा डोनेट करने के बाद उसको घर पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। एक जगह प्लाज्मा इकट्ठा होने से होगा कि फिर कोई भी अस्पताल में मरीज जाता है, उसको चूंकि तुरंत प्लाज्मा नहीं मिल पाता, उस अस्पताल के डॉक्टर अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को प्लाज्मा की जरूरत है, तो वो फिर ये प्लाज्मा बैंक से कांटेक्ट करेंगे और प्लाज्मा बैंक से वो उस ग्रुप का, जिस ग्रुप का मरीज है उस ग्रुप का प्लाज्मा ले सकेंगे। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, एक जगह ये चीज आ जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज है जो सरकार ने की है और इससे लोगों को फायदा मिलना चाहिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ एक चीज आपसे और समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों को देखकर बहुत सारे श्रोताओं के मन में एक सवाल है कि क्या स्थिति नियंत्रण में है, क्या स्थिति है? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल कंपेयर करें, क्योंकि ये बीमारी महामारी है और लगभग संसार के हर देश में ये बीमारी है, तो अगर हम बड़े बड़े देशों की बात करें जैसे, तो उस हिसाब से तो हमारी महामारी काफी हद तक कंट्रोल में है। हमारी मृत्यु दर भी जो है लगभग 3% से नीचे है, जबकि और जगह मृत्यु दर 6% से ज्यादा आ रही है। तो ये तो एक अच्छी मतलब कह सकते हैं कि बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको कंप्लेसेंट हो जाना है या हमको लापरवाही करनी है, क्योंकि अगर जरा सी भी हमने लापरवाही करी तो
तो ये बीमारी को देखिए फैलते हुए टाइम नहीं लगेगा। और चूंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जब जनसंख्या बहुत ज्यादा है और अगर सभी लोगों ने लापरवाही करी, ये सभी हमें कम दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ ही समय में बहुत ज्यादा केस हो सकते हैं। इसीलिए बार बार सरकार कह रही है कि बिल्कुल लापरवाही की जरूरत नहीं है। सरकार का रोल देखिए एक आपको एजुकेट करने का है, डॉक्टरों का भी हम लोगों का रोल एजुकेट करना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो उस नियम का पालन करे। इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भाई जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और आपको उससे इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए आप अपने चेहरे पर मास्क लगा के निकलिए। दूसरा व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, अगर वो मास्क लगाए हुए तो अच्छा है, नहीं है तो उसको प्रेरित करिए कि वो मास्क लगाए, जिससे कि आपकी अपनी सुरक्षा भी हो, दूसरे की भी सुरक्षा हो, जहां तक पॉसिबल हो। अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में थोड़ा दूर रह सकते हैं, कम से कम 6 फीट ना हो तो 3 फीट से ज्यादा की दूरी जरूर बना के रखिए। अगर ये 2 चीजें हम करेंगे तो काफी हद तक हम संक्रमण को रोक सकेंगे और ये जो केस है वो हमारे केस जो बढ़ने की वृद्धि दर है वो कम होगी। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें? सबसे बड़ी जो है बचाव, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कम से कम कितनी बार अपने रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से भी बोला, सारे डॉक्टर, सारे अखबार सभी बता रहे हैं कि 2 ही साधन है बचाव के। सबसे बड़ा तो ये है कि आप अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, और सामाजिक दूरी जिसको हम बोलते हैं कि भाई करीब 6 फीट की दूरी अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी भी कीमत पर 1 मीटर या 3 फीट की दूरी तो जरूर होनी चाहिए। नाक, मुंह और आंख तीन ही जगह से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, तो ये तीनों जगहों को हमें बचाना है। डॉक्टर वार्ष्णेय, वैक्सीन बनी नहीं है और भारत के बहुत सारे कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में पूरे देश की स्थिति क्या है और क्या सावधानी बरतनी है? ये वायरस कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता, हो सकता है महीनों चले, सालों चले। नया वायरस है तो किसी को इस वायरस के बारे में आइडिया नहीं है, तो रोजी रोटी भी बहुत जरूरी है। लेकिन सावधानियां जो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर सिर्फ 2 सावधानियां रखेंगे तो आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिस पॉकेट्स में बहुत ज्यादा मरीज हैं उनको हम कंटेनमेंट जोन बोलते हैं, रेड जोन बोलते हैं, जहां से लगातार मरीज आ रहा है, उस चीज के लिए जरूर हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। तो उस पर्टिकुलर मोहल्ले को, गली को जहां पे लगातार केस आ रहे हैं उसको लॉकडाउन पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, या एक घर में है, एक टावर में है तो उस टावर को सील कर सकते हैं, घर को सील कर सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति को ना फैले। कई बार देखिए इस बीमारी में बहुत सी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी होते हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हमको कोई वायरस किसी को लगा तो वो वायरस 3 से लेकर 5 दिन तक उसके गले में रहता है और उसमें डेवलप करता है। उस स्टेज में उसको कोई भी लक्षण नहीं हो सकता, परंतु वायरस उसके गले में है। अगर वो उस समय उसको खांसी और बुखार तो नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन जब वो बोलता है, बोलने में भी उसके मुंह से छोटी छोटी ड्रॉपलेट निकलती हैं, उनमें वायरस हो सकता है। वो वायरस दूसरे को संक्रमित कर सकता है। चूंकि वो व्यक्ति को ये नहीं पता कि मेरे को इन्फेक्शन है तो वो सावधानी नहीं रहता, अपने चेहरे पे मास्क नहीं लगाता। दूसरा व्यक्ति भी जो उसके संपर्क में आ रहा है वो भी सोच रहा है कि इसको चूंकि कोई लक्षण नहीं है तो वो भी मास्क नहीं लगाता। और यही वो स्टेज होती है कि जब एक से दूसरे को इन्फेक्शन बोलते हैं, तो इसको हम एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक, और इस तरीके के जो मरीज हैं वो 30 से 40% तक हो सकते हैं। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आपको अगर कोई भी लक्षण नहीं है, चाहे किसी को भी कोई लक्षण नहीं, सिर्फ आप अपने घर में, जहाँ आपके फैमिली मेंबर हैं, जहाँ आपको लगता है कि सब लोग स्वस्थ हैं, किसी को, वहां तो आप घर में रह सकते हैं बिना मास्क लगाए। लेकिन घर के बाहर जैसे ही आप निकलते हैं, ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति, चाहे उसको लक्षण हो या ना हो, उसको संक्रमण हो सकता है। तो फिर अगर हर आदमी अपना बचाव करेगा, हर आदमी अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखेगा और एक दूरी बना के रखेगा जो जितनी पॉसिबल हो सकती है, तो फिर वो संक्रमण एक दूसरे से कभी नहीं फैलेगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट जोन में लोगों को रोक के सारी तरीके से जब हम काम करेंगे, जब तक कोई एंटीवायरल दवा ना आ जाए या कोई वैक्सीन ना आ जाए। हवा में ये वायरस कितनी देर तक रहता है? हवा में ये वायरस कुछ घंटों तक रह सकता है, क्योंकि वायरस बहुत हल्का होता है, लेकिन ये ड्रॉपलेट चूंकि पानी की बूंदों के होता है तो बड़ी जल्दी ये नीचे गिर जाता है। गर्मी का मौसम जहाँ पे ड्राई हो गया या जहाँ हवा का लगातार बहाव चल रहा है, वहाँ तो ये वायरस संक्रमण नहीं करेगा। परंतु अगर ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे गीलापन है, वहाँ वायरस ज्यादा लंबे समय तक, जहाँ पे बंद कमरे में अगर है और वहाँ एयर कंडीशन है और उसका सर्कुलेशन चल रहा है और हवा का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो ये वायरस लंबे समय तक रह सकता है। इसीलिए जहाँ पे सेंट्रल एसी वगैरह होते हैं, वहाँ अगर एक व्यक्ति प्रभावित है तो वो वायरस हवा के जरिए सारे लोगों तक फैल सकता है। डिपेंड करता है उसकी नमी कितनी है, गर्मी बहुत है, अगर बाहर हवा में है तो जैसे ही वो वाटर की बूंद ड्राई हो जाएगी वैसे वायरस भी मर जाएगा, क्योंकि वायरस जिंदा बाहर नहीं रह सकता, उसको जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई जिंदा सेल चाहिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।